हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आपकी सीटेट की क्लास हिंदी की कंटिन्यू चल रही है और हिंदी की क्लास में आज हम लोग जो अगला टॉपिक है क्रिया, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आइए हम लोग अपने टॉपिक क्रिया पर चर्चा करते हैं। आइए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो आपका हिंदी व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रिया। क्रिया टॉपिक पर डिस्कशन चलेगा। सबसे पहले जानते हैं क्रिया कहते हैं किसको क्या है, अर्थात क्रिया है क्या। अर्थात क्रिया का मतलब होता है जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पता चले। कार्य के करने या होने का पता चले, वही आपका क्रिया कहलाता है। जैसे हमने कहा खाता, हमने कहा जाता, हमने कहा नहाता। देखिए, यहां खाने का बोध हो रहा है, यहां जाने का बोध हो रहा है और यहां आपका स्नान करने का बोध हो रहा है। तो जो क्रिया है ना प्यारे साथियों, ये एक शब्द होता है जो ये बोध कराता है कि काम हो रहा है। अर्थात अगर मैं आपसे बात करता हूं आगे इस टॉपिक पर कि जो क्रिया है आपका प्यारे साथियों, वो आप जान गए होंगे। जैसे एक वाक्य के अंतर्गत इसका एग्जांपल मैं आपसे बताऊं, मोहन कल दिल्ली जाएगा। तो बताइए मुझे इसमें क्या काम हो रहा है। मोहन कल दिल्ली जाएगा, काम क्या हो रहा है प्यारे साथियों? जाने का। ये जो शब्द है ना, यही काम हो रहा है, यही आपका क्रिया हो जाएगा। क्रिया से आप परिचित हो गए होंगे। अब आइए हम लोग धातु की चर्चा कर लेते हैं। धातु क्या है? ठीक है, जो शब्दांश है, अर्थात शब्दांश जिसमें न प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाए। जैसे धातु आप समझ जाएंगे, मैंने आपसे कहा खा, पी, चल, ये सभी आपके शब्दांश है प्यारे साथियों। खा, पी, चल, ये शब्दांश हुए। जैसे ही आप इसमें ना जोड़ेंगे, ये हो जाएगा खाना, ये हो जाएगा पीना, ये हो जाएगा चलना। अर्थात जब किसी मूल शब्दांश में न प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह धातु कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? न प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ना, ये भी जान लेना, पीछे जुड़ना। और उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ना। उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ जाना और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जुड़ जाना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो धातु आपने पढ़ा, इस धातु के कितने रूप हैं? तो धातु के दो प्रकार हैं। धातु के दो प्रकार हैं प्यारे साथियों। कितने प्रकार हैं? दो। पहला है मूल धातु
पहली आपकी कौन सी है? मूल धातु है। तो मूल का मतलब ही होता है प्यारे साथियों जो स्वतंत्र हो, अर्थात जिसका निर्माण खुद से हुआ हो। ठीक, और दूसरा है यौगिक। चलिए, मूल धातु क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए। अर्थात जो आपकी मूल धातु है ये मूल रूप से स्वतंत्र है, इसमें किसी के जुड़ने से नहीं बनती है। ठीक है, जैसे किसी अन्य धातु से जुड़कर नहीं बनती। और यौगिक का मतलब ही होता है जुड़कर, अर्थात ये अन्य धातु से जुड़कर बनती है। जैसे प्यारे साथियों मूल धातु हमने आपसे कहा खा, ये खा जो है ना ये मूल शब्द है प्यारे साथियों, और इसमें आपने न जैसे जोड़ा ये बना खाना। समझ में आया? आपने इसमें ना जोड़ा ये बना खाना। ऐसे गा है ये मूल धातु है, जैसे ही आपने इसमें ना जोड़ा ये बना गाना। ऐसे ही चल आपका मूल धातु है, जैसे ना जोड़ा बन गया चलना। लेकिन अन्य धातु से जुड़कर बनती है, अर्थात इसको कह सकते हैं मूल धातु से ही। ठीक है, जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया प्यारे साथियों, क्या जैसे हमने आपको एक उदाहरण इसमें दे दिया, जैसे खिला और पढ़ा। देखिए इसका मूल धातु है खिल और इसका है पढ़, ये है मूल। इसका है खिला का खिल और पढ़ा का है पढ़। तो खिला में जैसे ही आप ना जोड़े बन गया खिलाना, और जैसे पढ़ना में ना जोड़े वैसे बन गया ये पढ़ाना। अर्थात जब भी आप मूल धातु में ही न प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका क्या कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा? यौगिक धातु का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाता है। प्यारे साथियों अब इसके बाद हम आगे की चर्चा आपसे करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो हम आपसे बात करेंगे धातु के प्रकार। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्यारे साथियों जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट का समय हम आपको दिए। चलिए धातु के प्रकार तक हो गया ना? चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, इसके बाद आगे चलते हैं। प्यारे साथियों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप। अब हम लोग आगे की टॉपिक पर चर्चा आपसे करते हैं। चलिए आइए बिना विलंब किए हुए देखते हैं प्यारे साथियों। अब आपको मैं बताता हूं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, और इस क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं प्यारे साथियों। एक तो है रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो प्रयोग या अर्थ के दृष्टि से। जो वाक्य है उसमें प्रयोग की दृष्टि से, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से। ये 5 प्रकार की है और ये 2 प्रकार की है। चलिए ये रचना की दृष्टि से आपको 2 प्रकार से पढ़ना है, वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से आपको 5 प्रकार से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले रचना की दृष्टि से ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
रचना को एक कॉन्सेप्ट और कहा जाता है, रचना को ही कर्म कहा जाता है, चाहे कर्म की दृष्टि से और चाहे रचना की दृष्टि से। ये दो प्रकार कौन कौन है? सकर्मक और अकर्मक। चलिए अब एक एक की बात हम आपसे करते हैं। सबसे पहला सकर्मक देखते हैं, अर्थात सा प्लस कर्मक, अर्थात जहां क्या हो, कर्म जुड़ा हो क्रिया से, वहां आपका सकर्मक होगा। अर्थात क्रिया जो है वो बिना कर्म के न हो, वही आपका क्या कहलाएगा? सकर्मक कहलाता है प्यारे साथियों। अर्थात वह क्रिया जहां पर कर्म उपस्थित होता है उसे ही सकर्मक कहा जाता है। उदाहरण की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मोहन सेब खाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? क्रिया है। इससे प्रश्न करो क्या खाता है? उत्तर मिलेगा कर्म, सेब खाता है। अर्थात जब आप क्रिया से क्या लगाकर प्रश्न करेंगे क्या खाता है, उत्तर मिला सेब, तो आपको क्या से कर्म का, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कर्म और कर्ता जानना। और कौन खाता है, कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो कर्ता मिलेगा, मोहन खाता है। या खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है, तो सेब आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इसको नोट डाउन करिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल हो, देखिए लड़की पत्र लिखती है। इसी से पूछो क्या लिखती है? उत्तर मिला पत्र, यही आपका हो गया कर्म। प्यारे साथियों, कर्म जानने का तरीका, कर्म पहचान ट्रिक जान लीजिए। क्रिया से प्रश्न पूछना है क्या और किसको, जो आंसर मिलेगा वो होगा कर्म। जब भी आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे क्या और किसको लगा के, उत्तर में आपको कर्म ही मिलेगा प्यारे साथियों। इसको लिखा रहने देंगे, आपको बार बार काम देगा। सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। कभी कभी कर्म अनुपस्थित होता है, उसके बावजूद हम कर्म को मान लेते हैं कि हाँ इस वाक्य में कर्म है। लगता तो नहीं, वाक्य में कहीं आएगा नहीं, लेकिन भाव रहता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। चलिए एक उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे हमने आपसे कहा लड़की पढ़ती है। चलिए अब ये बताइए, ये हो गया क्रिया और ये हो गया कर्ता। अब पूछो भैया क्या पढ़ती है, इसे पूछो क्या या किसको लगा के पूछो, क्या पढ़ती है या किसको पढ़ती है। आप कहेंगे कुछ नहीं, उत्तर ही नहीं आ रहा है। उत्तर है प्यारे साथियों, ये पढ़ती है तो क्या पढ़ेगी? या तो किसी पत्र को पढ़ेगी, या तो किसी पत्र को पढ़ेगी, या तो किसी किताब को पढ़ेगी, या तो किसी समाचार पत्र को पढ़ेगी। समाचार पत्र को ही पढ़ेंगी प्यारे साथियों। अर्थात क्या या किसको, पत्र, किताब या समाचार पत्र, किसी चीज को पढ़ ले। इसका मतलब यहां कर्म है, यहां कर्म है लेकिन अदृश्य है। इसका मतलब कर्म है, कर्म है, कैसा है? अदृश्य है। इसको आपको
दिमाग में सेटअप बना के चलना होगा। जैसे बालक खाता है, बालक खाता है, अब क्या खाता है? या तो सेब, या तो टॉफी, या तो बिस्कुट, कोई खाने वाली चीज खाएगा। बालक खाता है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। यहां आपका कर्म उपस्थित है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, अकर्मक क्रिया पे। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए, एक चीज और है इसमें जुड़ा हुआ, हम आपको बता देते हैं, जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, आपको लगेगा वो करता है लेकिन है नहीं। जैसे हमने कहा गाड़ी चलती है, प्रश्न करो क्या चलती है? उत्तर मिला गाड़ी। बहुत से लोग कहेंगे गाड़ी तो सर जी करता है, तो गाड़ी करता नहीं है मेरे भैया, क्योंकि कर्ता काम स्वयं करता है। जो भी करता होगा वह स्वयं ही काम करता है। गाड़ी स्वयं नहीं चलती है, इसलिए गाड़ी करता नहीं है। तो कर्ता क्या होगा? कर्ता यहां कोई व्यक्ति होगा जो अनुपस्थित है, तो यहां गाड़ी क्या होगी? गाड़ी कर्म होगी, क्योंकि चलने का प्रभाव गाड़ी पर है और इसको चलाने वाला कोई सजीव या कोई व्यक्ति होगा, इसलिए यहां कर्ता अदृश्य है और कर्म गाड़ी है। इसको भी कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग जल्दी से नोट करिए, अकर्मक क्रिया की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं अकर्मक क्रिया की ओर। जल्दी से हो गया, जल्दी से चलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या लगाइए, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। जैसे साइकिल चल रही है, क्या चल रही है? साइकिल चल रही है, ठीक है, जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा इसमें अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? अकर्मक क्रिया देखने का प्रयास करते हैं। चलिए प्यारे साथियों, देखते रहिए अकर्मक क्रिया। चलिए, यह क्रिया रहेगा। आइए प्यारे साथियों, अब दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, अकर्मक। ये तो बहुत आसान है, यहां कर्म नहीं होगा बस, अर्थात यहां कर्म नहीं होगा। कहां? क्रिया के साथ। अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा तो यह अकर्मक कहलाता है प्यारे साथियों। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कुछ एग्जाम्पल जो इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, देख लीजिए। जैसे लड़की सोती है, बच्चा टहलता है। अब ये बताओ, क्या लगाओ? क्या सोती है, क्या टहलता है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्षी आकाश में उड़ता है, क्या उड़ता है? नहीं उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह आपका अकर्मक क्रिया होगा। समझ में आ गया? इसमें इतना ही है। इसके बाद जल्दी से देखिए, फिर हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों आगे की तरफ, और हम आपको बताते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो 5 भेद हैं, इनकी चर्चा करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए आइए देखते हैं, जो 5 प्रकार हैं उनको देखते हैं। 5 कौन कौन से हैं? ये 5 आपके हैं सहायक, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नामबोधक। 5वीं है नामबोधक।
जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। जल्दी से इसको करिए, आगे चलते हैं। सॉरी, ये द्विकर्मक होगा, द्विकर्मक और नाम बोधक। ये 5 प्रकार के आपको देखना है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, आइए बिना विलंब किए हुए आगे चलते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है इसमें सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जैसे सहायक का मतलब होता है प्यारे साथियों, ये क्या करती है? सहायता करेगी। सिंपल सा समझिए, क्या करेगी? ये सहायता करने का काम करेगी प्यारे साथियों। वाक्य में आएगी और ये सहायता करेगी, ठीक है। तो सहायता करेगी, लेकिन किसकी करेगी भाई? किसकी? तो ये करेगी मुख्य क्रिया की। किसकी? मुख्य क्रिया की। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी मुख्य क्रिया अपना पूरा भाव नहीं व्यक्त करती है। नोट कर लीजिए, कभी कभी मुख्य क्रिया पूरा भाव व्यक्त नहीं करती। जैसे हमने कहा, देखो, सेब खाता। अब खाता प्यारे साथियों मुख्य क्रिया है, इसकी सहायता के लिए एक सहायक क्रिया चाहिए। सेब खाता था, सेब खाता है, सेब खाएगा। तो हमने कहा सेब खाता है। अब जाकर के भाव पूरा हुआ, जैसे पानी पीता है। समझ में आ रहा है ना? अब जाके इसका भाव पूरा हुआ, अर्थात ये आपकी सहायक क्रिया का एग्जाम्पल है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर दूसरा पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। जल्दी से चलिए दूसरा देखते हैं, संयुक्त क्रिया। अब जो संयुक्त क्रिया है, इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए पहले संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा, अर्थात यहां दो क्रिया जुड़कर आती हैं। जैसे हमने कहा रवि सेब खा रहा है। प्यारे साथियों, ये खा रहा जो है एक क्रिया है खा, और रहा है दूसरी है। ये दो क्रिया है, अर्थात ये संयुक्त क्रिया है, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया। जल्दी से इसको नोट करिए। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ने लगा। अब ये एक पहली क्रिया है और ये दूसरी क्रिया है, अर्थात ये संयुक्त होकर, जब दो क्रिया संयुक्त होकर आती हैं, यहां दो क्रियाएं संयुक्त होकर आ रही हैं, इसीलिए यहां पर क्या है? संयुक्त क्रिया है प्यारे साथियों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जल्दी से नोट करिए। चलिए जल्दी से आगे चलिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और इसको जल्दी से फिनिश हम लोग करते हैं। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब इसमें एक क्रिया पूर्व की होती है, तो दूसरी कैसी होगी? दूसरी क्रिया होगी बाद की। अर्थात दो क्रिया आती है इसमें। कितनी क्रिया आती है प्यारे साथियों? दो क्रिया आती है। जैसे हमने कहा रवि, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, रवि रवि खाना खाकर
सोने, सो गया। साथियों, खाना खाकर पहली है, सो गया दूसरी है। अर्थात यहां दो क्रियाओं का जो है वो रूपांतरण हो रहा है, दो क्रियाएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, लड़का घर पहुंचकर गृह कार्य करने लगा। तो गृह कार्य करने लगा ये दूसरी क्रिया है, घर पहुंचकर ये पहली क्रिया है। इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्थात यहां दो क्रियाओं की चर्चा हुई है प्यारे साथियों। बस जल्दी से आइए हम लोग देख लेते हैं इसके आगे जो एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद लड़का घर पहुंचकर गृह कार्य करने लगा। इसको इरेज करते हैं और इसके आगे की क्रिया पे चलते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, चलिए जल्दी से देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया प्यारे साथियों, अब द्विकर्मक क्रिया का मतलब क्या हुआ बताइए। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्विकर्मक, अर्थात यहां दो कर्म होंगे। क्या होंगे, दो कर्म होंगे। यहां क्रिया के साथ दो कर्म होंगे, इसीलिए इसको द्विकर्मक कहा गया है। प्लस क्रिया होगी, दो कर्म प्लस क्रिया होगी। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा, राम ने मोहन को कलम दी। अब ये आपका क्रिया है, ठीक है। क्या दी, कलम। किसको दी, मोहन को। ये दोनों आपके कर्म हो गए। समझ में आया, क्या दी, कलम। किसको दी, मोहन को दिया, या किसको दिया, मोहन को दिया। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद लास्ट में जो आपको देखना है वो देखना है प्यारे साथियों, नाम बोधक क्रिया। चलिए अंत में देखते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया का एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से इसका होता है निर्माण। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण मिलते हैं तब इस नाम बोधक क्रिया का प्यारे साथियों निर्माण होता है। जैसे अपना का अपनाना, मोटा का मोटाना, ठीक है। सूखा का सुखाना और गरम का गरमाना, ये सभी आपके नाम बोधक क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर के बने होते हैं। उन्हें हम लोग नाम बोधक क्रिया कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान बहुत ही जो है खून खौलना, गुस्सा होना, अर्थात कर्ता के बाद जो है आपकी क्रिया आ जाती है। इसी से हम लोग, या संज्ञा के बाद क्रिया आ जाती है, इसी से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहां एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया प्यारे साथियों, वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रेरणार्थक क्रिया, चलिए यहां प्रेरणा होता, जैसे जैसे हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा मालिक ड्राइवर से कार चलवाता है। तो प्यारे साथियों, चलवाना है क्रिया, किससे चलवाता है, ड्राइवर से। और कौन चलवाता है, मालिक।
तो ये प्रेरणा है, यही जो ड्राइवर है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का काम कर रहा है। प्यारे साथियों समझ में आया? मीना नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, तो नौकरानी प्रेरणार्थक का काम करती है। जहां मुख्य क्रिया काम ना करके दूसरा जो है आपका जो गौण जो मुख्य करता है वो काम नहीं करता, जो दूसरा गौण करता है वो काम करता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। अर्थात यहां मुख्य कर्ता काम नहीं करता, गौण कर्ता काम करेगा, जो गौण रहता है वही काम करता है। इस प्रकार आपका हिंदी का जो क्रिया का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।